आधारित है। इसकी कहानियाँ छपती भी कम हैं और दिखती भी कम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। कहते हैं कि नवाब चले गए लेकिन नवाबियत छोड़ गए, और वो नवाबियत हमारे यहाँ अफसरों में चली आई। ब्यूरोक्रेसी, ये तो कहा गया है कि नौकरशाही है, जनता के लिए काम करती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब आजमगढ़ की कमिश्नर बलिया के दौरे पर गई तो वहाँ पर एक ऐसा दृश्य देखने को सामने मिला जो दर्शाता है कि सरकारी सेवक जनता के नौकर नहीं, जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि जनता पर राज करने के लिए है। गीता देवी बेलथरा रोड की निवासी हैं, उनका ज़मीन कब्जा है। तमाम अफसरों के वो चक्कर काट रही थी, कमिश्नर के पैरों में वो गिर पड़ी, माँ और बेटी दोनों, और गुहार लगा रही थी कि उनको ये उम्मीद थी कि आज कमिश्नर दौरे पर बलिया में आई हैं, उनसे हो सकता है अपनी फरियाद की जाए और वो सुन लें तो शायद उनकी ज़मीन बच जाए। दबंगों ने उनकी ज़मीन को कब्जा कर रखा है। लेकिन जनता के सामने, मीडिया के सामने ये सारा ड्रामा होता रहा और कमिश्नर थोड़ी देर हिचकी, खड़ी रही, सुनती रही, लेकिन कार्रवाई क्या हुई ये किसी को नहीं पता और कमिश्नर साहब गाड़ी में बैठकर चली गई। हाँ, उन्होंने जाते जाते ये ज़रूर कहा कि डीएम एसपी शाही इस मामले को दिखवाइए। एक ज़माना था जब हमारे यहाँ अधिकारी ये कहते थे कि हम फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती हैं। डीएम हरिप्रताप शाही एक अच्छे अफसरों में उनकी गिनती है, लेकिन संवेदनशीलता का ये मामला था। चूँकि महिलाएं और उनकी गीता देवी और उनकी बेटी दोनों डीएम के पैरों में भी गिरी कमिश्नर के जाने के बाद, और कमिश्नर ने इस पूरे मामले को एसडीएम के हवाले कर दिया। जो महिला 6 महीने से अफसरों के चक्कर लगा रही हो, जिसका एसडीएम सुन ना रहे हो, अगर प्रदेश का या मंडल का कोई बड़ा अधिकारी उसके ज़िले में आया है, इस उम्मीद से जाता है 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर चल के कि शायद आज उनकी नज़र उस पर पड़ जाए, और जब नज़र नहीं पड़ी तो फिर अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए माँ बेटी पैरों में गिर पड़ती हैं, और उस पर भी अगर उनको राहत न मिले तो शायद ऐसा लगता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बेदर्द हो गई है, संवेदनहीन हो गई है, और उसको इंसाफ के बजाय कागजी खाना पूर्ति में ज़्यादा भरोसा है। एक हफ्ता बीत चुका है, गीता देवी के मामले में क्या हुआ किसी को नहीं पता, और शायद पता तब चलेगा जब फिर कोई बड़ा अफसर बलिया के दौरे पर जाएगा और फिर इस तरह का अगर दृश्य देखने को मिलेगा। सरकार में बैठे अधिकारी अगर एक दिन में एक मामला भी निपटा लें, इस तरह की चीज़ों को पकड़ लें, तो बहुत सारे ज़मीन जायदाद और दबंगई के मामले कम हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और इसके चलते अपराध में भी भारी कमी आएगी। सोशल मीडिया ने आदमी को इंटरनेशनल बना दिया, ग्लोबल बना दिया। सामान्य आदमी भी एक साथ करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है, संवाद कर सकता है। लेकिन हर चीज़ के कुछ नफ़ा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप कोई चीज़ आपके अकाउंट से या आपके ट्विटर से, फेसबुक से, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से निकल गई तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा ही एक मामला आया है जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिनको आज़ाद समाज पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भीम आर्मी जिन्होंने बनाई, उनके अकाउंट से देश की जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उनके लिए तमाम भद्दी भद्दी गालियाँ लिखी गई। महिलाओं के सम्मान में ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा, और ये पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही कि ये उनका ट्विटर अकाउंट ज़रूर है, लेकिन जब वो 8 जून 2017 से 14 सितंबर 2018 तक जेल में थे तब वो ट्वीट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी में ट्वीट किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा वर्मा ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखा है और कार्रवाई करने की बात कही है। अच्छा लगता है कि जब कोई अपने विचार, अपनी पार्टी, अपना प्रचार इस माध्यमों से करता है जो करोड़ों लोगों तक संवाद करता है, अपनी विचारधारा पहुंचाता है। लेकिन सोशल मीडिया गंदगी फैलाने का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। खुलेआम गाली गलौच होती है इस पर, तमाम मामलों में एफआईआर भी होती है, उसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं।
सोशल मीडिया क्या एक अनकंट्रोल्ड मीडियम है जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता? भारत में महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, जिनको पूरे देश में महिलाओं को सम्मान दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है, उनके खिलाफ इस तरह का ट्वीट और एक पार्टी के नेता और एक सम्मानित चेहरा या कहिए कि एक नेम फेम वाले व्यक्ति के अकाउंट से इस तरह से होता है, तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जांच पड़ताल की चीज़ें उठती हैं। इस मामले में चंद्रशेखर आज़ाद लगातार सफाई दे रहे हैं कि उनके ट्विटर हैंडल का दुरुपयोग हुआ है, जिन लोगों ने किया है उन पर कार्रवाई हो। बहरहाल महिलाओं का सम्मान योगी सरकार में, भारत सरकार में, किसी भी सरकार में सर्वोपरि होना चाहिए, और वो है जिसने ये शरारत की है, जिसने ये गंदगी फैलाई है। अब समस्या इस बात की, एक सब पार्टियों को अपने अपने विंग हैं, छद्म नामों से लोगों ने तमाम सारे अकाउंट खोल रखे हैं। हमारा आदमी तुम्हें गाली दे तो खुशी होती है, अगर उनका आदमी हमको गाली दे दे तो उसके खिलाफ FIR और तमाम सारी कार्रवाई। ये व्यवस्था का अंग है, लेकिन ये जरूर है कि गंदगी चाहे सत्ताधारी दल में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे किसी सामाजिक व्यक्ति में हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में बहुत कम IAS अफसर ऐसे हैं जो नौकरी में रहते भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की हिम्मत करते हैं। सूर्य प्रताप सिंह उसी में से एक ऐसे IAS अफसर हैं। हालांकि वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन कोरोना टेस्ट के सवाल ने उनको रातों रात फेमस कर दिया। वाकया ये हुआ कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से सवाल किया कि कोरोना टेस्ट को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, कितने टेस्ट करा रहे हैं, और सरकार झूठ बोल रही है टेस्ट के मामले में। SP सिंह पहले भी सरकार पर हमलावर होते रहे हैं, लेकिन सरकार चुप साधे थी। अचानक उसने उनके खिलाफ आक्रामकता दिखाई और उनको हजरतगंज थाने में उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। जो आदमी सोशल मीडिया पर 1500 फॉलोवर के साथ मौजूद था, अचानक उसके 32,000 फॉलोवर बढ़ गए ट्विटर पर। रातों रात सूर्य प्रताप सिंह हीरो बन गए। बताया जा रहा है कि सूर्य प्रताप सिंह को जो रिटायर्ड IAS अफसरों का समूह है, एसोसिएशन है, उसका समर्थन भी हासिल हुआ है। सूर्य प्रताप सिंह सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं तैयार हूं, और मुझे गिरफ्तार करने के लिए 1-2 आदमी नहीं, पूरी 2 ट्रक PSC लेकर आना। अब आपको बताएं कि सूर्य प्रताप सिंह हैं कौन। सूर्य प्रताप सिंह जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुला था, उस समय फैजाबाद मंडल के कमिश्नर रहे हैं। कल्याण सिंह के विशेष सचिव रहे, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव रहे मुख्यमंत्रित्व काल में। सूर्य प्रताप सिंह बीच में नौकरी से अवकाश लेकर 9 साल विदेश चले गए थे। विदेश से लौटने के बाद वो फिर यहाँ प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास रहे और प्रमुख सचिव लघु सिंचाई रहे, जहाँ उन्होंने अपने ही मंत्री राजकिशोर के खिलाफ चेक डैम घोटाले में सैकड़ों करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश करके बवंडर खड़ा कर दिया था। सरकार भी उनसे परेशान हो गई थी। जब उनको शिक्षा में नकल, हाई स्कूल इंटर के बोर्ड परीक्षा में बात आई, तो वो खुलेआम इसका विरोध करने के लिए सेंटरों पर जाने लगे और सड़कों पर उतर आए। अखिलेश सरकार की भी उन्होंने बड़ी तीखी आलोचना की थी, लेकिन सूर्य का प्रताप है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। योगी सरकार जब विपक्ष में थी बीजेपी, तो वो सूर्य प्रताप सिंह के इन सब कामों को हाथों हाथ लेती थी और बड़ा जाबाज अफसर उनको मानती थी। समय बदला, सत्ता बदली, बीजेपी की सरकार आई, योगी मुख्यमंत्री हुए। सूर्य ने अपना प्रताप जारी रखा, लेकिन वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। जो कल तक अच्छा लगता था, आज उससे तकलीफ होने लगी। तकलीफ का ये दौर अब 3 साल तक आ पहुंचा और लगातार उनके बाणों से सरकार घायल होती रही। पीड़ा जब असहनीय हो गई तो उनके खिलाफ पुलिस का हथियार बाहर आया और मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि मुकदमा दर्ज करने के बाद से सरकार ऐसा लगता है कि बैकफुट पर है। अभी तक ना तो उनका बयान लिया गया, ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई, ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। मुकदमा दर्ज करके पुलिस शायद भूल गई। लेकिन ये जरूर है कि सूर्य प्रताप सिंह के तेवर बरकरार हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो झुकने को तैयार नहीं हैं।
सरकार को वो चुनौती भी देते हैं जितनी चाहे उनकी जांच करा ले। ये लड़ाई किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना होकर व्यवस्था के खिलाफ है। व्यवस्था में वही लोग बैठे थे जो कल तलक सिर्फ चेहरे बदले, पदनाम वही है। तो जिनको माल काटने में कष्ट होता है उनको ऐसे ट्विटर के सवालों से, ऐसे तमाम सारे आंदोलनों से समस्या तो होगी। दोष सरकार का नहीं, दोष सिस्टम का है। इस सिस्टम को बदलने के लिए अगर सूर्य प्रताप सिंह या कोई और अधिकारी कोई कोशिश कर रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। जब भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सवाल पूछने की आज़ादी है, तो सूर्य प्रताप सिंह पर एफआईआर करने से सरकार को बचना चाहिए था। हमारे यहाँ तमाम सारी ऐसी कहावतें हैं जिनका नाम लेने से ही आप जान जाएंगे कि पूरा माजरा क्या है। फिल्में भी बहुत सारी बनती रही हैं, जैसे ठग विद्या के मास्टर, जालसाजी, हेरा फेरी, ये सब तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे पूरी कहानी लोग समझ जाते हैं। और जब भीड़ हो जिस प्रदेश में, जहाँ कदम कदम पर, पत्ते पत्ते पे उल्लू बैठा हो, वहाँ क्या कहना। अब उत्तर प्रदेश का सचिवालय भी इन सब उपनामों से काफ़ी चर्चित हो रहा है। ठगी का अड्डा बन चुका है उत्तर प्रदेश का सचिवालय। कई निजी सचिव मंत्री के इसमें जेल जा चुके हैं, कई मंत्रियों के पहले नौकरी भी जा चुकी है। कई सारे घपले होते रहे भर्तियों को लेकर, ठेका पट्टा दिलाने को लेकर, तमाम। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती के घपले का मामले आया है। सरकार उससे बहुत परेशान थी, कई सारे लोग इसमें नाम आए पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो पशुपालन विभाग में ठगी का खेल सामने आया, उसने सरकार को काफ़ी हद तक हिला दिया, झकझोर दिया। एक मंत्री के स्टाफ से लेकर कई बड़े पत्रकार एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए और बताया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपया इस ठगों के गैंग ने इंदौर के एक व्यापारी से खा लिया। हालांकि एफआईआर बताई जा रही कि 9 करोड़ 72 लाख की लिखी गई है, लेकिन सच्चाई इसके इतर है। इस ठगी के गैंग में मंत्री के निजी सचिव, मंत्री के कार्यालय के कर्मचारी, बाहरी लोग, पत्रकार और कई सारे लोग और भी हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आए। बताया यहाँ तक जा रहा है एसटीएफ द्वारा कि मंत्री की नेम प्लेट हटाकर जालसाजों ने अपनी नेम प्लेट लगा ली और जो ठेकेदार था उसको वहाँ पर बुलाकर वहाँ पर डील कराई और नकली उनको वर्क ऑर्डर भी दे दिया। माना कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार से नहीं। सरकार कर्मचारियों को अच्छा वेतन देती है, 7वां वेतन आयोग है, लेकिन उससे भी पेट नहीं भर रहा है। हिम्मत की बात है। अब इस पशुपालन घोटाले में छोटी छोटी मछलियां तो फंस गई, अब बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, घड़ियाल हैं, इनको कौन नापेगा? आईपीएस और आईएएस। बताया जा रहा है कि जो पत्रकार साहब एक पकड़े गए, एक आईएएस अफसर की कार में बैठे थे, उन आईएएस अफसर का नाम कहीं आया ही नहीं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन लोगों की सजातीय कई सारे अफसरों का रैकेट है। जब वो लखनऊ आते हैं तो 2-2, 3-3 कमरे उनके नाम से अधिकारी बुक कराते हैं। होटलों में 5 स्टार, एक कमरे में वो डीलिंग करते हैं, दूसरे में रहते हैं। तो जीवन में ऐशो आराम, पैसा और सब कुछ है, लेकिन सब फरेब, झूठ और मक्कारी से हासिल किया हुआ है। हमारा विधानसभा हमारे संविधान का मंदिर है, लेकिन मंदिर में कैसे कैसे पापी बैठे हैं, कैसे कैसे लुटेरे बैठे हैं। जब जो संविधान की रक्षा करने के लिए, जिनको सहयोग करने के लिए रखा गया, वो सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिलहाल एसटीएफ अपने काम में लगी है। हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में कुछ आईएएस और आईपीएस अफसर भी पशुपालन घोटाले में जिनका नाम छुपा हुआ है वो सामने आएगा और उत्तर प्रदेश की जनता जानेगी कि सरकार सिर्फ पारदर्शिता की बात करती नहीं है, पारदर्शी सिस्टम उसने दिखाया है और छोटे और बड़े में भेदभाव की बात भी नहीं करती है। वो सबको समान रूप से पुरस्कार और दंड देगी। अब ये वक्त के हवाले है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। भ्रष्टाचार
और पीलीभीत जिले का नाम ऐसा लगता है कि एक दूसरे के काफ़ी पूरक होते जा रहे हैं। लॉकडाउन में गरीब आदमी पैदल चल चल के मर गया, भूखों मर गया, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार करने के मामले में लॉकडाउन अफसरों के लिए कहा जाए स्वर्णिम काल साबित हो गया। 22 मार्च से जब से जनता कर्फ्यू लगा 30 मई तक लगातार लॉकडाउन रहा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि जितने अभिकरण हैं, जितने न्यायालय हैं, अर्ध न्यायालय हैं, ये सब बंद रहेंगे, क्योंकि महामारी एक्ट के तहत कोई आदमी बाहर नहीं निकलेगा और निकलेगा तो कार्रवाई होगी। कुछ इसेंशियल सेवाओं को ही छूट दी गई थी। लेकिन पीलीभीत के तहसीलदार विजय त्रिवेदी और नायब तहसीलदार अनुराग सिंह ने इस लॉकडाउन में खूब काम किया और 300 मुकदमे उड़ा दिए, एक पक्षीय निस्तारण कर दिया, भारी माल कमाया, मोटा मुनाफा। जब अदालत बंद थी तो वादी कैसे उपस्थित हुआ, और रोज नोटिस कटी वादी को उपस्थित दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरह से न्यायिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई इन दोनों अफसरों ने। ये एक वानगी है। 300 फाइलें तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मिलकर निस्तारित कर दी, जिसमें वादी को उपस्थित दिखाया गया लॉकडाउन के दौरान, और इसको कंप्यूटर पर भी चढ़वा दिया गया। जब ये मामला खुल गया है तो अब इन अफसरों ने साठ गांठ करके एनआईसी की वेबसाइट से सारा डाटा ही उड़वा दिया। जो लोग कहते हैं अच्छा साहब हमको दे दो, लिखित में दे दो जो मांग रहे हैं, सूचना अधिकार में दे दो, अब ये अपने उससे बड़े वाले साहब का हवाला देते हैं, डीएम साहब, जिनका नाम जान नहीं रहे हैं आप, वैभव श्रीवास्तव, जो उनसे भी आगे हैं, कि डीएम साहब का निर्देश एक सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जाएगी। बेईमानी, लूट करो, आंख भी तरे रहो, ये कैसे संभव होगा? जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई है उसके अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार करेंगे। ये वानगी है। ये देखिए कि किस तरह से अफसर मनमानी कर रहे हैं, और कहा जाए तो उनको कोई भय नहीं है। जब वो पूरे टाइम में न्यायालय के सारे कार्य बंद रहे, अर्ध न्यायिक कार्य बंद रहे, ऐसे में अदालतें कैसे खुली तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की अदालतें कैसे खुली, रिपोर्ट कौन लगाता रहा, वादी को पता नहीं, कागजों में उपस्थित दिखाया जा रहा है और उसके मामले का एक पक्षीय निस्तारण किया जाता रहा। बेईमानी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी तहसीलदार ने और नायब ने मिलकर। लेकिन जिलाधिकारी महोदय सब जानकर भी चुप हैं, क्योंकि सब चेले चापड़ तो उन्हीं के हैं। वैभव श्रीवास्तव ने वैसे भी कई रिकॉर्ड बनाए वहाँ पीलीभीत में। पहले तो ताली थाली बजवा के रैली निकलवाई, फिर उन्होंने अस्पताल में घुस घुस के अस्पताल कर्मियों को ही पिटवाना चालू करवा दिया, फिर उन्होंने किसान की मूछ कतरवा दी। तमाम सारे कारनामे और उपलब्धियां उनके नाम पे दर्ज हैं। अब उनके तहसीलदार और नायब तहसीलदार इतना बड़ा कारनामा कर गए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की सरकार में है और सारे अधिकारी देख रहे हैं, उसके बावजूद ना तो तहसीलदार का ना नायब का कोई बाल बांका हुआ। तो कैसा पारदर्शी सिस्टम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसा जीरो टॉलरेंस है। पीलीभीत का ये कारनामा, ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा उदाहरण है कि सरकार आंख मूंदे है और लूट सको तो लूट। यूपी के चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी यूँ तो शांत रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो जिलों के अफसरों से और शासन में नाराज हैं कि गोपनीय सूचनाएं कैसे लीक हो जाती हैं। यहाँ तक कि पत्रावली पर नोटिंग तक कैसे जो है मीडिया के हाथ लग जाती है, लीक हो जा रही है। तिवारी जी बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। 22 साल की उम्र में वो आईएएस बन गए थे। अभी उनकी सेवा काफ़ी लंबी बची है और इस पद पर पहुंचकर काफ़ी सारे वो काम लो प्रोफाइल में रह के कर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो तनाव नहीं लेते, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है दिलचस्प। बात यह है कि आर.के. तिवारी तबला बजाने में माहिर हैं और कहाँ कितनी थाप तबले पे मारनी है ये उनको पता है। तिवारी जी का शास्त्रीय ज्ञान शानदार है
और शास्त्रीय के साथ साथ इंजीनियरिंग की भी उनके पास डिग्री है आईआईटी कानपुर से। तो जब वो तनाव में होते हैं तो जमकर तबला बजाते हैं और उससे साथ साथ पूरा गुनगुनाते भी हैं और नृत्य का भी वो शौक रखते हैं। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया ब्यूरोक्रेसी का होने के बावजूद शांति से और सौम्यता से अपना काम करते चले जाना, इन्हीं सब कला के चलते उनके अंदर शायद है। चीफ सेक्रेटरी का तबला प्रेम अपने घर में जमकर प्रतिदिन शाम को बढ़िया उनका कार्यक्रम चलता है और जब उन खाली समय होता है तो फिर वो उसके साथ साथ गीत संगीत और नृत्य का भी आयोजन करते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है, लेकिन उन्होंने इसी नृत्य प्रेम और तबला प्रेम के चलते सामंजस्य बैठाया है और वो चाहते कि फील्ड के अफसर भी ऐसे ही मस्ती के साथ काम करें। लेकिन जब चीज़ें लीक हो जाती हैं तो वो नाराज़ होते हैं। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी सारे एसीएस को, प्रमुख सचिव को कि कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ अफसर हैं भी जो लीक के बिना मानते नहीं, चाहे जिसका आदेश हो। हालांकि तिवारी जी अपने इंजीनियरिंग ज्ञान के चलते इस बात को पता लगाने में जुटे हैं कि कौन लोग हैं जो सरकार की महत्वपूर्ण फाइलों की नोटिंग और चीज़ों को लीक करते हैं, गोपनीयता को। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि यूपी को ऐसा बहुआयामी प्रतिभा का चीफ सेक्रेटरी बहुत कम मिला है और तिवारी जी उनमें से एक है, सर्वश्रेष्ठ हैं। और अपने काम से वो सरकार में जो सहयोग कर सकते हैं वो चर्चा में तो ज़्यादा रहते नहीं, लेकिन अब आज आप जान लो कि वो तबला वादन, गायन और नृत्य कला तीनों के अच्छे पारंगत हैं और इसका वो भरपूर इस्तेमाल शासन को चलाने में करते हैं और इसी पारंगता ने उनको सरकार का भी चहेता बना रखा है। हम उम्मीद करें कि किसी दिन ये प्रदर्शन सार्वजनिक हो और प्रदेश के जनमानस को भी इसका आनंद प्राप्त करने का अवसर मिले। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगली बार आपसे फिर कुछ रोचक और अच्छी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।